अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। रब्बे ज़िदनी इल्मा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत दुआ के साथ लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन एंड इन बेस्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ। व्हाई आई हैव सेड दिस स्टेटमेंट फॉर यू बिकॉज कि आज का लेक्चर थोड़ा सा ट्रिकी है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो एक बेसिक आर्किटेक्चर है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आर्किटेक्चर क्या है और उसका ये टर्निंग पॉइंट क्यों है। इसके लिए वी हैव टू मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग चैप्टर 23 and lecture number is 12 and article under discussion is genetic code. कोड क्या होता है? यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, कोड का मतलब होता है एक खुफिया पैगाम। एक खुफिया पैगाम। ये खुफिया पैगाम क्या था? यू नो वेरी वेल कि हम लोगों ने बेसिकली डीएनए से बनवाया था आरएनए। और आपको पता है कि जब हम डीएनए से आरएनए को बनवाते हैं तो प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। लास्ट लेक्चर हमारा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में ही था। आप लोगों को याद होगा कि हमारे पास एक ही प्रोसेस से तीनों किस्म के आरएनए बनते थे, खा वो मैसेंजर आरएनए था या वो ट्रांसफर आरएनए था और या फिर वो राइबोसोमल आरएनए था। कैन एनीबॉडी नेम द प्रोसेस? तो आंसर इज यस, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर डीएनए को कि जिसको हमने एक्टिवली ट्रांसक्राइब कराना होता है उसके एक स्ट्रैंड की कॉपी की जाती है और जिस स्ट्रैंड की कॉपी होती है दैट इज कॉल्ड एज एंटी सेंस स्ट्रैंड और कॉपी क्या कहलाती है? आरएनए। आज हम जिस आरएनए की बात करने वाले हैं दैट इज बेसिकली मैसेंजर आरएनए। तो एक खत जो एक न्यूक्लियस लिखता है किसको? राइबोसोम को। दैट वेरी खुफिया खत और कोडेड मैसेज इज बेसिकली मैसेंजर आरएनए। तो अगर मैं क्या करूं कि मैं एक मैसेंजर आरएनए की डायग्राम आप लोगों के सामने बनाऊं तो ये समझ लें कि ये एक मैसेंजर आरएनए है जिसके ऊपर पैगाम को कुछ इसी तरीके से लिखा गया है। ये याद रखिए, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं। ये आपको एंड में पता चलेगा कि सर जो डायग्राम बिल्कुल गलत बनाई हुई है, लेकिन ये मैं बात को आपको एंड पे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट देना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करते हैं कि 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट बनाते, राइट? 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट बन रहा है, आप देख रहे हैं। दिस इज द बेसिकली जेनेटिक कोड इज सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या करते हैं कि ये मैसेज है किस चीज का कि यहां पे कौन सा अमाइनो एसिड आए। इसका मतलब ये होगा कि जेनेटिक कोड इज अ कोडेड मैसेज टू व्हाट? डायरेक्ट द टाइप ऑफ नेचर ऑफ अमाइनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ गिवन प्रोटीन, राइट? तो हम देखेंगे कि नेचर हमारे प्रोटीन्स को तैयार करने के लिए जेनेटिक कोड किस तरह लिख रही है। दोबारा से डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ क्या क्या था हम लोगों ने। सेंट्रल डॉगमा को अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप लोगों को याद है कि हमने कहा था कि अगर हम डीएनए से डीएनए बनवाते हैं तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस का नाम क्या था? रेप्लिकेशन। लेकिन जब मैं डीएनए से क्या बनाता हूं? आरएनए, तो प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। और जब हम इस आरएनए को यूज करके क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, तो प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन। आए आपकी समझ के लिए लिखते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन, राइट? और ये प्रोसेस क्या कहलाता था? रेप्लिकेशन। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। आपको पता है
कि आप जब भी कोई डिग्री करते हैं तो आपको पर एक रिजल्ट कार्ड मिलता है। वो जो रिजल्ट कार्ड है उसमें भी आप लोगों के पास होने की, आपके अच्छे स्कोर करने की नवीद दी जाती है आप लोगों को। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्ट, बट इट इज नॉट द रियल सर्टिफिकेशन और डिग्री। वो आपको बाद में इशू होती है, आपको मैट्रिक की सनद बाद में मिलती है, पहले आपको सिंपल रिजल्ट कार्ड मिलता है। तो आप लोगों ने आप अपनी कामयाबी को दो तरीके से लिखा, रिजल्ट कार्ड की फॉर्म में और फिर सर्टिफिकेट या सनद की फॉर्म में। तो उस वाले केस में लैंग्वेज तब्दील नहीं हुई, प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब मैं न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता हूं, अमाइनो एसिड की लैंग्वेज में, तो प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसलेशन। यूं समझ लो कि ये इंग्लिश है और ये उर्दू। आप लोगों ने इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करना है, या इंग्लिश को फ्रेंच लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, या आप लोगों ने इंग्लिश को रशियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो जब आप एक लैंग्वेज को दूसरी जबान में कन्वर्ट करते हो तो प्रोसेस कहलाता है तर्जुमा, ट्रांसलेशन। तो जाहिर है जो इसके अल्फ़ाबेट्स होंगे वो इसके अल्फ़ाबेट के क्या होंगे, मुताबिक होंगे, तभी तो लैंग्वेज ट्रांसलेट होगी। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि जो अलिफ है मिसाल के तौर पे वो एक के बराबर हो, और जो बे है मिसाल के तौर पे वो बी के बराबर हो, और पे जो है वो सी के बराबर हो। तो इस तरीके से हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स उर्दू के अल्फ़ाबेट के बराबर होते चले जाएंगे या उसको मान ही देंगे, राइट। तो कहने का मकसद ये है कि हमने ये देखना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे एक न्यूक्लियोटाइड की ज़बान को अमाइनो एसिड की ज़बान में कन्वर्ट कर दिया। आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत सिंपल यही है कि अगर आप ये देखें माय डियर स्टूडेंट्स कि मेरे पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो कितनी हैं? कौन बताएगा आप में से? तो आंसर इज वेरी परफेक्ट, 4। 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं मेरे पास, सिर्फ 4। सवाल ये है कि ये वाले न्यूक्लियोटाइड कौन से हैं? क्या ये ATGC हैं या AOGC हैं? तो आपको पता है कि हमारे RNA में, हम बात कर रहे हैं RNA से प्रोटीन बनवाने की, तो हमारे RNA में 4 न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होते हैं। कौन से? AOGC, A, U, G and C. All the differences lying over here. आपको पता है कि हमारे DNA में यहाँ पे T इस्तेमाल होता है और RNA में यहाँ पे U इस्तेमाल होता है। So it is a basic difference between nucleotides of DNA and RNA. तो हमारे RNA में क्या इस्तेमाल होगा? 4 न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन। बात आपको समझ आ गई? तो ये वाले 4 न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होंगे। लेकिन जब मैं देखता हूं कि मेरे पास नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं तो मैं चौंक जाता हूं, राइट। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं? तो मुझे पता चलता है कि वो हैं 20। अब सिर्फ मेरे पास 4 न्यूक्लियोटाइड हैं और 20 अमाइनो एसिड हैं। आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को जिला बख्शने के लिए बात कर रहा हूं कि इनिशियली हम साइंटिस्ट लोगों ने जब ये देखा कि अमाइनो एसिड के नंबर तो 20 हैं और न्यूक्लियोटाइड के नंबर सिर्फ 4 है, तो हम सोच में पड़ गए कि शायद जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा, प्रोटीन। बिकॉज कि मेरे अंदर इतनी वैरायटी है, मेरी आंखों के इतने करैक्टर हैं, राइट, मेरे बालों के इतने करैक्टर हैं, मेरे दांतों के इतने करैक्टर हैं, मेरी बॉडी में बेशबहा करैक्टर हैं। शायद इतने ज़्यादा करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए, इतनी ज़्यादा वेरिएशन प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा वर्सटाइल नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए थे। तो हमने सोचा कि शायद ज़्यादा अमाइनो एसिड ज़्यादा वेरिएशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो शायद प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, ना कि DNA। लेकिन आपको याद होगा हमने प्रीवियस डिस्कशंस में ये अंडरस्टैंड कर लिया था कि किसी भी तौर से प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, DNA ही जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। सो आफ्टर हैविंग कंफर्मेशन कि DNA इज हेरिडिटरी मटेरियल और इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 न्यूक्लियोटाइड्स, तो अब क्वेश्चन ये था कि अगर हेरिडिटरी मटेरियल यही है, अगर ये तय है कि ये हेरिडिटरी मटेरियल है, तो फिर ये वाला हेरिडिटरी मटेरियल हमारी प्रोटीन्स कैसे बनवाता है। यानी कि हमारा जो एक टारगेट है वो ये अंडरस्टैंड करना है कि हाउ 4 न्यूक्लियोटाइड्स कैन सक्सेसफुली कोड for 20 different amino acid।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा रूल लगाते हैं। हमने ये बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 क्या हैं अमाइनो एसिड, 4 क्या हैं न्यूक्लियोटाइड है, आओ जीसी वाले, राइट। तो फर्ज कर लेते हैं कि मेरे पास ये 16 अमाइनो एसिड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। ऐसे अगर मैं यूं करूं कि मैं एक अमाइनो एसिड को सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड से कॉल करूं तो क्या होगा, मैं मैक्सिमम 4 न्यूक्लियोटाइड से 4 अमाइनो एसिड कॉल कर सकता हूं। ये जो बाकी मेरे पास 16 अमाइनो एसिड हैं, दे विल नेवर बी कॉल्ड, राइट। इसकी मिसाल हम यूं लेते हैं, मिसाल के तौर पे कि अगर आप में से किसी का नाम फर्ज कर लेते हैं शाहिद है, तो राइट, तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं फॉर एग्जांपल शाहिद को इस नाम से बुला लेता हूं, फॉर एग्जांपल जाहिद को मैं इस नाम से बुला लेता हूं, फहद को मैं फॉर एग्जांपल इस नाम से बुला लेता हूं, और आमिर को मैं इस नाम से बुला लेता हूं फॉर एग्जांपल। तो मैंने क्या किया है कि मैंने 4 बंदों को ये 4 डिफरेंट नेम असाइन कर दिया। आप फर्ज कर लेते हैं कि मेरी क्लास के अंदर 2 शाहिद आ जाते हैं, तो अब क्या होगा कि मैं इनको डिफरेंशिएट करने के लिए कैसे समझ सकता हूं, मैं कोशिश क्या करूंगा कि अगर मैंने एक ही वक्त में 2 डिफरेंट बंदों को डिफरेंट नाम से बुलाना होगा, तो मुझे शायद उनके फादर के नाम को साथ अटैच कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक है मोहम्मद शाहिद और एक है फॉर एग्जांपल शाहिद महमूद, तो फिर क्या होगा, अगर मैं एक वक्त में मोहम्मद शाहिद बोलूंगा तो फिर एक ही बंदा कॉल होगा, दूसरा बैठा रहेगा, बिकॉज कि उसका नाम तो मोहम्मद शाहिद नहीं है, उसका नाम तो शाहिद महमूद है, राइट। इसका मतलब यह है कि अगर मैं अब 2 लफ्जों को बनाना शुरू कर दूं तो एम्बिगुइटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस पर्पस के लिए हम लोगों ने फिर कहा कि शायद जेनेटिक कोड क्या है, डुप्लेट है, यानी कि वो दो न्यूक्लियोटाइड के आपस में मिलने से बना हुआ है। लेकिन जब हमने इसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए और हमारे पास ये एबिलिटी आई कि हम डिफरेंट किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स को अपनी मर्जी से जोड़ के डिफरेंट टाइप से क्या बना सकते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, और उसे हम करवा सकते हैं ट्रांसलेट, देख सकते हैं कि उससे कौन सा अमाइनो एसिड कॉल होता है। तो हमें ये पता चला कि बेसिकली जेनेटिक कोड कैन नेवर बी डुप्लेट। और इसकी एक और कॉज भी है कि अगर मैं 2 न्यूक्लियोटाइड को मिला के कोड्स बनाऊं तो वो सिर्फ और सिर्फ 16 बनते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी भी 4 एसिड यू कैन से अमाइनो एसिड है दैट कैन नॉट बी कॉल्ड, जिन्हें मैं नहीं बुला सकता। तो फिर ये कहा गया कि नहीं, जो जेनेटिक कोड है वो डुप्लेट नहीं है बल्कि ट्रिपलेट है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम अब इस काबिल हैं कि हम डेफिनेशन बना सकते हैं किसी इसकी एक जेनेटिक कोड की। तो जेनेटिक कोड इज बेसिकली, जेनेटिक कोड इज अ सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। इट इज अ सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स दैट स्पेसिफाई, जो स्पेसिफाई कर देता है, स्पेसिफाई फॉर अ सिंगल अमाइनो एसिड, सिंगल अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, राइट, इंपॉर्टेंट। एंड इट्स सीक्वेंस, और इसकी जो तरतीब है, इट डायरेक्ट्स, जब मैं वर्ड यूज करता हूं डायरेक्ट, ये क्या करता है, डायरेक्शन देता है, ये नसीहत करता है, ये उसके किरदार की तामीर करता है कि तुम्हें अब क्या करना चाहिए। और थैंक्स गॉड कि अनलाइक वी और यू, हम इसकी जो डायरेक्शंस होती हैं उसको कभी भी डिसओबे नहीं करते, इसीलिए हमारी 99.99% प्रोटीन्स बिल्कुल सही होती हैं। और अगर इसको ओबे ना किया जाए तो प्रोटीन में काफ़ी ड्रास्टिक किस्म की खराबी आ सकती है, जो सम टाइम एक डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट को अरेस्ट भी कर सकती है। इट मे कॉज स्टिल बर्थ। तो इसलिए ओबे करना किसी भी चीज़ का इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम बातें करें, एंड इट्स सीक्वेंस डायरेक्ट्स, डायरेक्ट का मतलब होता है उसको डायरेक्शन देना, डायरेक्ट व्हाट, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड और अल्टीमेटली प्रोटीन। तो किसी भी प्रोटीन को बनवाने के लिए हमें अमाइनो एसिड की नेचर और उसकी तरतीब दोनों का पता होना चाहिए। अमाइनो एसिड की नेचर, उसकी तरतीब हमें कौन बताता है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जो कहाँ प्रेजेंट था हमारे इस मैसेंजर आरएनए के अंदर, किसकी फॉर्म में, ट्रिपलेट की फॉर्म में। तो हमने लिखा सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स
that specify for a single amino acid and its sequence direct the sequence of amino acid or ultimately the overall protein. It is the basic definition of what genetic code. तो genetic code होता है ट्रिपलेट. इसके बारे में फर्दर बातें करने के लिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये हमने बता ही दिया है कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, लेकिन इससे पहले गेमाओ एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये प्रपोज किया था, GAMOW गेमाओ. उन्होंने ये प्रपोज किया था कि जेनेटिक कोड डुप्लेट हो सकता है, राइट. उन्होंने बाद में प्रपोज किया कि नहीं हो सकता. आखिर उन्होंने पहले जेनेटिक कोड को डुप्लेट हो सकता है नहीं, इसको कैसे टेस्ट किया उसको देखते हैं. कि उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाए दो न्यूक्लियोटाइड्स के आपस में. याद है UCAG ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन. ये क्या है? 4 न्यूक्लियोटाइड्स है. सेम सीक्वेंस यहां लगाया हुआ है. और अगर हम इन सबको ऐसे लिख लें UCAG, ये चारों इस तरफ से आए हैं और इनके साथ यहां से क्या लग सकता है? UU तमाम की तरफ से आ सकता है, राइट. और अगर मैं फिर यहां पर यही लिखूं UCAG, क्योंकि इस सबसे यही आ रहा है, यहां पर भी UCAG और यहां पर भी आ रहा है UCAG, राइट. और यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? UCAG. C इस तरफ से आ रहा है और ये वाला C इस तरफ से आ रहा है तो CC हो जाएगा. C इस तरफ से आ रहा है, A इस तरफ से आ रहा है तो CA बन जाएगा. C इस तरफ से आया है और G इस तरफ से आएगा तो क्या बन जाएगा? CG. सिमिलरली A इस तरफ से आया है और C यहां से आएगा. A इस तरफ से आया है और A ही यहां से आया है. A इस तरफ से आया है और G इस तरफ से आएगा. तो ऐसे हम लोग इनको क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे, राइट. तो मेरे पास 4 का स्क्वायर के लिहाज से 4 into 4 इज इक्वल टू 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं. जैसे मैंने बोला था कि मोहम्मद शाहिद और शाहिद महमूद ये 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स थे, तो डेफिनेटली मेरे पास 2 डिफरेंट शाहिद को बनाने की एबिलिटी बढ़ गई है. लेकिन अगर मेरी क्लास में फॉर एग्जाम्पल 2 शाहिद हो जिनका नाम शाहिद महमूद हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है. अब मैंने दोनों को डिफरेंशिएट करना होगा तो शायद मुझे उनके साथ तीसरा नाम भी ऐड करना पड़ेगा. मुमकिन है कि उनमें से एक भट्ट साहब हो और एक हमारे शेख साहब हो. तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा? अगर मैं उन दोनों को डिफरेंशिएट करके बनाना चाहता हूं तो मुझे शेख शाहिद महमूद या शाहिद महमूद जो है वो क्या भट्ट के नाम लाना पड़ेगा. तो कहने का मकसद मेरे पास ये है कि फिर मुझे 3 नामों का सहारा लेना पड़ेगा अगर मैं नॉन एम्बिगुअस वे में क्या करना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स को कॉल करना चाहता हूँ. तो जो हम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बढ़ाते चले जाते हैं तो एम्बिगुइटी कम होती चली जाती है. अगर मैं शाहिद बोलूंगा तो 3 बच्चे हाथ खड़ा करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोहम्मद शाहिद बोलूंगा तो 1 बच्चा हाथ खड़ा करेगा और अगर मैं शाहिद महमूद की बात करूंगा तो 2 शाहिद महमूद होंगे. लेकिन अगर मैं प्रॉपर बोलूं कि शेख महमूद शाहिद और शाहिद महमूद भट्ट तो फिर डेफिनेटली इंडिपेंडेंट लोग खड़े होंगे. तो कहने का मकसद मेरे पास ये है कि ही वाला काम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर हम जेनेटिक कोड को नॉन एम्बिगुअस बनाना चाह रहे हैं तो उस वक्त हमें कॉम्बिनेशंस को बढ़ाना पड़ेगा. फिर हमें नंबर ऑफ जेनेटिक मेकअप्स 2 नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि अब हमें 4 का क्यूब यानी पावर 3 इस्तेमाल करूं. यानी कि अगर मैं 4 की पावर 3 इस्तेमाल करूं तो इसका मतलब ये होगा कि 4 into 4 into 4 it will be equal to 64. Now I can have 64 combinations using 3 nucleotides. तो जब हम 3 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास 64 कोड्स बन जाते हैं. अब मेरे पास कोड्स हैं जेनेटिक कोड 64 और अमाइनो एसिड कितने लगे हैं 20. It means now I have surplus amount of what? Genetic codes. अब मेरे पास कोड ज्यादा हो गए हैं और अमाइनो एसिड कम हो गए हैं. कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. हम यूं भी कर सकते हैं कि हम एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा नंबरों से या नामों से कॉल कर लें, राइट. और ऐसा भी हो सकता है कि हम इनमें से किसी जेनेटिक कोड को किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल कर लें
और ऐसा भी हो सकता है कि हम इनमें से बाज को एक्सेप्शन के तौर पर यूज कर लें, ये हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन एटलीस्ट नाउ वी आर खुद कफील, वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन द टर्म्स ऑफ जेनेटिक कोड्स। जेनेटिक कोड्स आर 64 एंड अमाइनो एसिड्स आर जस्ट व्हाट 20। ठीक है, इन जेनेटिक कोड्स के ऊपर 3 साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा काम किया। आपको याद होगा कि मैंने लास्ट बोर्ड आपसे ये बात की थी कि हम लोगों के पास ये एबिलिटी आ गई थी कि हम अपनी पसंद के न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़ के डिफरेंट किस्म के आरएनए खुद सिंथेसाइज कर सकते थे और उसको ट्रांसलेट करवा के डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड जो कॉल होते थे उसको बुला सकते थे। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता था कि हम पॉली ए को जोड़ लें, मीन्स ए को आपस में जोड़ लें, सारी की सारी चेन ए की बना लें और देखें कि उससे कौन सा अमाइनो एसिड कॉल होता है। सिमिलरली मैं सारी चेन यू की बना लूं और देखूं कि उससे कौन सा अमाइनो एसिड कॉल होता है। इस तरह से मैंने डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशंस बना के देखे और टेस्ट किया कि क्या अमाइनो एसिड सिंगल न्यूक्लियोटाइड से कॉल होता है या डुप्लेट से कॉल होता है या ट्रिपलेट से कॉल होता है। तो जरा देखते हैं कि अगर हम सारी की सारी चेन को क्या बना लें। लुक एट दिस एनिमेशन। अगर मैं सारी की सारी चेन सिर्फ 2 किसकी बनाऊं, न्यूक्लियोटाइड्स की, AU, राइट। अगर ऐसा हो रहा होता कि एक अमाइनो एसिड एक न्यूक्लियोटाइड से कंट्रोल होता तो फिर यहाँ पे 2 किस्म के अमाइनो एसिड आपस में मिलने चाहिए थे और उसकी बननी चाहिए थी क्या, एक पॉलीपेप्टाइड चेन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैं ये देखता हूं कि अगर हम इसको 2 का कॉम्बिनेशन जोड़ें तो फिर भी इसके पास हर 2 के बाद एक अमाइनो एसिड ऑल्टरनेट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, बल्कि हमारी तवक्को के बरअक्स बड़ी अजीब किस्म का कॉम्बिनेशन बन गया। इसका मतलब ये था कि अमाइनो एसिड 2 से भी कोड या कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो फिर हम लोगों ने 3 अमाइनो एसिड के सेम सीक्वेंसेस को, 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस को आपस में ऑल्टरनेट करके देखा कि यस, नाउ एज पर आर यू कैन से एक्सपेक्टेशन हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन डेवलप हो रही है। तो इससे पता चला हमारे पास कि जेनेटिक कोड जो है वो कैसा होता है, ट्रिपलेट। इस पर्पस के लिए 3 साइंटिस्ट के ग्रुप ने बहुत ज्यादा डेडिकेशन और एंथुसियाज्म से काम किया। उनमें से एक का नाम क्या था मेरे पास स्टूडेंट्स, उनका नाम था मार्शल नायरेनबर्ग। अदर वन वाज फिलिप लीडर and third was हरगोबिंद खुराना। मैं अपने स्टूडेंट से मुखातिब हूं। ये एक हिंदू साइंटिस्ट थे। ही वॉज बेसिकली, और जो इंडियंस हैं वो इन्हें अपना बहुत बड़ा कामयाब क्या कहते हैं साइंटिस्ट गर्दानते हैं और कहते हैं। इनफैक्ट हकीकत ये है कि पाकिस्तान में भी बहुत से हिंदू रहते हैं, अब भी रहते हैं और बहुत अच्छी जो कैसे फॉर्म में रह रहे हैं। तो हरगोबिंद खुराना साहब जो थे ये बेसिकली पाकिस्तानी थे और जाहिर है ये उस हिस्से में रहते थे पंजाब की जिसको पाकिस्तान में आता है, और उस ज़माने में इसका नाम रायपुर होता था और आज ये कबीरवाला के नाम से मशहूर है। इट इज़ वेरी क्लोज टू यू कैन से उकाड़ा और मुल्तान। तो इस पर्टिकुलर एरिया में ये साइंटिस्ट थे। उन्होंने हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी, जो आज भी पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उन्होंने MSc की और उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज़ में गए और फिर उन्हें MIT मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में काम करने का मौका मिला, जहाँ पे वो इन जैसे अजीम साइंटिस्ट के साथ काम कर रहे थे। और उनका नाम डेफिनेटली हमारी इस यू कैन से बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में बड़ी इज्जत से लिया जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट मार्शल नायरेनबर्ग, फिलिप लीडर एंड हरगोबिंद खुराना। तो इन तीनों लोगों ने, जिनमें से हम फिर बात कर रहा हूँ, इंडियंस क्लेम करते हैं कि वो इंडियन थे बट वी क्लेम कि वो पाकिस्तानी थे। सो एनी हाउ इन 3 लोगों ने फिर क्या किया, इन्होंने हमें ये बताया थ्रू देयर एक्सपेरिमेंट्स जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किए कि उन्होंने कैसे पहले एक न्यूक्लियोटाइड को लेके PNC बनाई थी। PNC स्टैंड्स फॉर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। फिर उन्होंने 2 का कोड यूज़ किया, फिर 3 का कोड यूज़ किया, तो कन्फर्म हो गया कि जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। अब हम देखते हैं कि उन्होंने जेनेटिक कोड को ट्रिपलेट कैसे बनाया। तो पहला वे तो वही है कि उन्होंने क्या किया कि पहला न्यूक्लियोटाइड यहां से लिया है। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, सो वी कैन यूज U। 4 दफा इस्तेमाल करना है हम लोगों ने यहाँ पे U। अब पूछेंगे सर हम 4 दफा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं अभी आपको इस आंसर देता हूं कि पहली बात है ये वाला U यहां से इस्तेमाल हो रहा है और ये रेड U हम यहां से यूज कर रहे हैं। इट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, U एंड U, सो इट मीन्स कि फर्स्ट 2 आर U। अब जो
यहाँ पे कोड है वो क्या है, UCAG। यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैंने UCAG। हम ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड यहाँ से लेंगे। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, सेकंड न्यूक्लियोटाइड इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड एंड थर्ड इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड। तो थर्ड कैसा लिखा हुआ है, ब्लैक, तो मैं भी लिखूंगा ब्लैक। तो ये बन जाएगा UCA और G, राइट। तो ये जो मेरे पास एक बॉक्स है उसमें बन गए 4 कोड। या दोबारा लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहां से क्या आ रहा है मेरे पास C, तो लिखते हैं यहाँ पे C। और यहां से क्या आ रहा है U, वी कैन राइट U ओवर हियर, U एंड देन फाइनली UCAG इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड। तो अब लिखेंगे क्या, UCA एंड G। कौन बताएगा आप में से कि यहां पे क्या इस्तेमाल होगा, जाहिर है A, तो A चारों मरतबा यहां पे A इस्तेमाल होगा, A एंड A। यहां पे इस्तेमाल होगा U बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड U, तो यहां पे ये इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग U। और वहां से क्या आ रहा है UCAG, दैट इज ब्लैक, तो हम लिखेंगे यहां पर UCAG, राइट। तो आपने देखा कि मेरे पास एक स्क्वायर में 4 क्या आ गई हैं, ट्रिपलेट्स आ गए हैं। ट्रिपलेट नंबर 1, ट्रिपलेट नंबर 2, ट्रिपलेट नंबर 3, ट्रिपलेट नंबर 4। तो जब मैं इन 16 के 16 को कवर करूंगा तो मेरे पास 4 इंटू 16 के लिहाज से वही 64 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, राइट। मिसाल के तौर पे ये जो मेरे पास ये वाले 2 कॉम्बिनेशन हैं, दे आर देयर फॉर ल्यूसीन, right, and these particular 4 combinations they are also for leucine, and these 2 they are there for isoleucine। point to be noted कि अगर मैं AUA और AUG की बात करूं तो इनमें से एक पहला वाला इट इज मेंट फॉर मिथायोनिन, इसे हम लोग MET लिखते हैं मिथायोनिन को। और ये जो AUG है इट इज बेसिकली स्टार्ट सिग्नल। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये स्टार लगा रहे हैं आप लोग कि AUG जो है एक स्टार्ट सिग्नल है। पाकिस्तान और इंडिया के लोग इसको सारी समझ सकते हैं कि हमारी जो आज़ादी की ज़िंदगी है वो अगस्त से स्टार्ट हुई, तो समझ लें कि प्रोटीन सिंथेसिस भी अगस्त AUG से स्टार्ट होती है। इफ़ यू वांट टू हैव इट एज अ क्लू इन योर माइंड यू कैन हैव। तो अगस्त AUG इट इज़ अ स्टार्ट सिग्नल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, कि जहां कहीं भी ये वाला जेनेटिक कोड आएगा वहां पे सिग्नल या प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने ये देखना है कि इनमें से कोई ऐसा सिग्नल भी है कि जो स्टॉप के तौर पे काम कर रहा है, तो आंसर इज यस। वी हैव 3 सिग्नल्स कि जो स्टॉप सिग्नल के तौर पे काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हियर आर द स्टॉप सिग्नल। अगर आप जाके अपनी बुक पे जेनेटिक कोड देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि UAG और UAA और UAG, राइट। ये दोनों के दोनों स्टॉप सिग्नल के तौर पे काम करते हैं। इसका क्या मतलब होगा कि अगर ये वाले मैसेजेस किसी भी प्लेस पर आ जाएंगे कि यहाँ पर मैसेज आने के ऊपर, तो फौरी तौर पे प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीन या प्रोटीन सिंथेसिस का काम रुक जाएगा। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको नजर आएगा यहाँ पर UGA, ये भी क्या है, एक स्टॉप सिग्नल है। तो टोटल 3 स्टॉप सिग्नल हैं, UAG, UAA एंड UGA, राइट। ये तीनों के तीनों स्टॉप सिग्नल हैं, यानी कि जब भी ये वाले सिग्नल्स आएंगे तो प्रोटीन असेंबली खत्म हो जाएगी और प्रोटीन सिंथेसिस एब्रप्टली वहां पे फौरन रुक जाएगी। ये सारी बातें पढ़ने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, आए हम इस पर्टिकुलर जेनेटिक कोड के कुछ फीचर्स देखते हैं। सो लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड की। तो जो सबसे पहला फीचर है वो यही है माय डियर स्टूडेंट्स कि जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, कि जो हमारा जेनेटिक कोड है इट इज ट्रिपलेट। इसका मतलब ये है कि ये 3 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कस हुई आप लोगों के साथ कि आखिर ये ट्रिपलेट क्यों है, राइट। फिर हमने ये देखा कि टोटल कितने बने थे कोड्स,
64। तो 64 में से जो 61 है, 61 आउट ऑफ 64 दे आर बेसिकली कोडिंग फॉर सम स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। तो ये किसी ना किसी अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, इसलिए हम 64 में से 61 को कोडिंग मैसेजेस बोलते हैं। और उसके बाद जो मेरे पास बच गए कितने, 3, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि उनमें से जो है कुछ स्टार्टिंग सिग्नल है, कुछ स्टॉप सिग्नल है, राइट। फिर आगे हम ये बात कर रहे हैं कि जो हमारा जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड इट इज डीजेनरेटिंग, जेनेटिक कोड इज डीजेनरेटिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जेनेटिक कोड एक अमाइनो एसिड को कॉल करने के लिए एक से ज्यादा हो सकता है। इसके लिए हम प्रीवियस बोर्ड पे मूव करते हैं, आपको दिखाते हैं कि हम लोग क्या बात करना चाह रहे हैं। कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं कि जेनेटिक कोड इज डीजेनरेटिंग। इसका मतलब दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हम एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा जेनेटिक कोड से कॉल कर सकते हैं। लुक एट दिस, इसके लिए मूव करना पड़ेगा हमें प्रीवियस बोर्ड पे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको देखें। अगर आप इस सेकंड ब्लॉक को देख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कि CUG, CUA, CUC, CUU एंड देन UUG एंड देन UUA, ये सारे के सारे 6 डिफरेंट किस्म के का जेनेटिक कोड्स ये एक ही अमाइनो एसिड को कॉल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ल्यूसी। तो इस पर्टिकुलर चीज का मतलब ये है कि हम नैरो डाउन कर रहे हैं मुख्तलिफ किसको, जेनेटिक कोड्स को, टू अ सिंगल अमाइनो एसिड। इसका मतलब है कि जेनेटिक कोड इज डिजेनरेटिंग। सो लेट्स मूव बैक टू द थर्ड बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात ये कर रहे हैं कि जेनेटिक कोड इज डिजेनरेटिंग। एग्जांपल दी मैंने आप लोगों को, दोबारा देखते हैं कि अगर आप लोग CUU की बात कर लेते हैं, आप लोग CUC की बात कर लेते हैं, आप लोग CUA की बात कर लेते हैं, या आप लोग CUG की बात कर लेते हैं, तो ऑल ऑफ देम दे आर बेसिकली कोडिंग फॉर ल्यूसीन, राइट। ये जो सिर्फ 4 हैं, अगर आप लोग सेरीन की बात करेंगे तो उसको कॉल करने के लिए 6 क्या है सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। फिर अगली बात हमारे पास ये, हमारे स्टूडेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने बहुत ही ज्यादा ध्यान से गौर से सुनना है कि इन केस ऑफ जेनेटिक कोड, आपको याद है कि जब मैंने बोर्ड नंबर 1 पे क्या बनाया था, याद है मैंने बनाया था एक अदद मैसेंजर RNA कुछ ऐसे, और लिखा क्या था कि वहां पे ऐसे स्पेसेस हैं, राइट। और ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में इस तरह साथ साथ नहीं जुड़े हुए बल्कि फासले फासले पर हैं। ये मैंने कहा था कि गलत है। क्यों? ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। इन फैक्ट देयर इज नो पंक्चुएशन इन जेनेटिक कोड। तो हम बोल रहे हैं कि जेनेटिक कोड इज विदाउट पंक्चुएशन, इट मींस देयर इज नो पंक्चुएशन। इसका मतलब मेरे पास क्या है कि देयर इज नो कॉमा, देयर इज नो सेमाइकोलन, देयर इज नो फुल स्टॉप, ऐसी कोई चीज नहीं है मेरे पास, ठीक है। ऐसी मेरे पास कोई चीज नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं बोर्ड 1 पे बनने वाली मैसेंजर RNA की डायग्राम को ठीक करना चाहता हूं तो मुझे इसे कुछ ऐसे करना पड़ेगा, राइट। सो देयर इज नो गैप, देयर इज नो पंक्चुएशन, देयर इज नो कॉमा, ये चीजें बिल्कुल कॉन्टिन्यूस चल रही होती हैं, राइट। बिल्कुल ऐसे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं यहाँ पर कि कौन सा कोड किसके लिए है। लेकिन ये बात जरूरी है कि यहाँ पे एक 0 पॉइंट है, उस 0 पॉइंट का स्टार्ट किससे होता है, AUG से। फर्ज कर लेते हैं कि जो पहला कोड है ये AUG है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद हमेशा इसको 3-3 की फॉर्म में रीड किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। मैंने एक वर्ड यूज किया स्टूडेंट्स कि जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। इसका मतलब मेरे पास क्या है, जब मैं वर्ड यूज करता हूं नॉन ओवरलैपिंग, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने इसको यहां से पढ़ना शुरू किया है, राइट, तो मैं इसको यहां से भी पढ़ना शुरू कर सकता हूं, यहां से भी पढ़ना शुरू कर सकता हूं। ऐसा नहीं है, मैं इसको किसी खास सेट पॉइंट से ही रीडिंग इसकी स्टार्ट करूंगा। अगर यहां पर हो जाती है हमारे स्टूडेंट्स डिलीशन, फॉर एग्जांपल
कि मैंने इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को यहां से निकाल दिया फॉर एग्जांपल। अब ये नहीं है कि मैं इसको 3 रीड करूंगा और इसको आगे फिर 3 और ये 3, ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर ये वाला न्यूक्लियोटाइड यहां से मिस हो गया तो फिर श्योर शॉट ये के साथ जुड़ गया होगा। अब हम इसको यूं पढ़ना शुरू कर देंगे, ये वाला 3, फिर उसके बाद ये वाले 3, फिर उसके बाद ये वाले 3, फिर ये वाले 3। रिजल्ट क्या होगा? इसके रिजल्ट ये होगा मेरे पास कि एक न्यूक्लियोटाइड के मिस होने से जब हम इसको रीड करेंगे तो एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगी। कौन सी म्यूटेशन होगी स्टूडेंट्स? फ्रेम शिफ्ट, यानी कि एक चीज के खराब होने से आगे कॉल होने वाले सारे के सारे अमाइनो एसिड की क्या हो जाएगी? कॉल चेंज हो जाएगी। देयरफॉर डिलीशन म्यूटेशंस आर वेरी वेरी डेंजरस एट द लेवल ऑफ मैसेंजर आरएनए, कि अगर एक भी न्यूक्लियोटाइड उसमें से कम हो गया तो जहां से भी कम होगा उसके आगे सारे के सारे अमाइनो एसिड कभी भी वो कॉल नहीं होंगे जो होने चाहिए थे, उनकी नेचर ऑल टुगेदर क्या होगी? बदल जाएगी और प्रोटीन की शक्ल बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी और प्रोटीन कभी अपने वो काम नहीं करेगी जो उसे करने चाहिए थे। इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो हम कह रहे हैं कि जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। ऐसा नहीं है कि एक खत्म होगा तो बाकी आगे सही चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर एक खराब हुआ तो बाकी सारे की स्टडी भी क्या हो जाएगी? एबनॉर्मल हो जाएगी, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग वी वांट टू सी इज कि जो हमारा जेनेटिक कोड है इट इज बेसिकली नॉन एम्बिगुअस। जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मेरे पास स्टूडेंट्स ये है कि हमारे ट्रिपलेट को रीड करने के बाद हमारे जेनेटिक कोड को ये बिल्कुल पता है कि किस अमाइनो एसिड के बारे में बात की जा रही है। फिर उसके बाद इसको रीड करने वाला मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर आरएनए, उससे भी ये बात पता है कि दिस पर्टिकुलर जेनेटिक कोड इज फॉर मी एंड आई हैव टू फेच अ वेरी 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 स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। ऐसा नहीं हो सकता कि अमाइनो एसिड रीड कुछ कर रहा हो और उसको दिया कुछ और जा रहा हो। तो हमारा जेनेटिक कोड बिल्कुल भी एम्बिगुअस नहीं है। उसे ये बात पता है कि मुझे किस अमाइनो एसिड को कॉल करना है, तो उसके लिए मुझे उन चारों में से कौन सा एक क्या चाहिए है? ट्रिपलेट चाहिए है, या वही एक स्पेसिफिक ट्रिपलेट चाहिए है जो कि क्या करेगा? एक खास अमाइनो एसिड को ही कॉल करेगा। तो आवर जेनेटिक कोड इज वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर इन इट्स कॉन्सेप्ट। उसे ये बात पता है कि मैंने कौन सा जेनेटिक कोड देना है तो कौन सा अमाइनो एसिड कॉल होगा, और कभी दूसरा अमाइनो एसिड कॉल नहीं हो सकता ता वक्त कि हमारे पास कोई म्यूटेशन नहीं आ जाती और फ्रेम शिफ्टिंग नहीं हो जाती। अदरवाइज every genetic code is very very specific for a specific amino acid. And now we want to see the next concept, and next concept is very very important again, that genetic code is universal. genetic code is universal. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मेरे स्टूडेंट्स ये है कि आप लोग वायरस से शुरू हों, आप लोग घुस जाएं बैक्टीरिया की दुनिया में, आप चले जाएं प्लांट्स की वर्ल्ड में, आप चले जाएं एनिमल्स की वर्ल्ड में, और चलते चलते आप हजरत इंसान तक पहुंच जाए, जिस तरह ने क्या फरमाया है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तो आपको पता चलेगा कि सब के अंदर यूनिवर्सलिटी है। जो कोड ट्रिपलेट का हमारे बैक्टीरिया में है वही वाला कोड हम इंसानों के अंदर भी है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल बट एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, राइट। इतनी ज्यादा यूनिवर्सलिटी होने के बावजूद हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हमें एक्सेप्शंस पढ़ने पे मजबूर कर देता है, एंड दैट वेरी ऑर्गेनेल इज माइटोकॉन्ड्रिया. दिस पर्टिकुलर organelle, you know, it is a part of eukaryotic cell. It is powerhouse of the cell. It provides energy. तो जैसा वहां पर यूनिक काम कर रहा है, ये अपने डीएनए में भी यूनिक है, तो ये हमें क्या कर रहा है, एक्सेप्शंस दिखा रहा है. एक्सेप्शन रीड करते हैं हम लोग, वो मैंने यहाँ लिख छोड़ी आप लोगों के लिए कि UGA, AUA, AGA और AGG, ये वो मेरे पास 4 एक्सेप्शंस हैं जो मुझे माइटोकॉन्ड्रिया में नजर आती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी देखा था कि अगर आप लोगों के पास UGA आए तो इसका नॉर्मल मींस बैक्टीरिया से लेकर हम इंसानों तक आमतौर पे क्या कॉन्सेप्ट है कि जहां कहीं भी UG आएगा तो आपने क्या कर देना है, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देना है. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में इसका मतलब नहीं है. माइटोकॉन्ड्रिया में UGA का मतलब है कि भाई मेरे लिए ट्रिप्टोफैन लेकर आओ. क्या लेके आओ? ट्रिप्टोफैन लेकर आओ. तो यहां पर
अमाइनो एसिड कॉल होता है, लेकिन जब यही वाला यूजीए हमारे मैसेंजर आरएनए में आता है तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है, राइट। फिर अगर आपको देखा था आप लोगों ने प्रीवियस बोर्ड में कि अगर हमारे पास AUA आता है तो इसका मतलब मिथायोनीन होता है। क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब मिथायोनीन, राइट। लेकिन अगर आप इसे माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट इज बेसिकली कॉलिंग व्हाट? आइसोल्यूसिन। क्या कोड हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? आइसोल्यूसिन। अब आप देखते हैं कि व्हाट अबाउट द लास्ट टू? वी आर डिस्कसिंग अबाउट AGA और AGG। AGA और AGG आप अगर देखेंगे अपनी बुक पर जेनेटिक कोड के टेबल में तो आपको नजर आएगा कि इट इज बेसिकली कॉलिंग व्हाट? आर्जिनिन। इट इज कॉलिंग एन अमाइनो एसिड नोन एज आर्जिनिन। लेकिन यहाँ पे भी हमारे हजरत माइटोकॉन्ड्रिया रहमतुल्लाह अलैह क्या कर रहे हैं? वो एक एक्सेप्शन शो कर रहे हैं और वो कहते हैं जनाब कि मैं तो AGA और AGG को एज अ टर्मिनेटर सिग्नल इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पे ये इसका स्टॉप या टर्मिनेटर सिग्नल के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये एक्सेप्शंस हमें कहाँ नजर आती हैं? इस ऑर्गेनल में, दैट इज गोइंग टू मेक ATP फॉर अस, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? डिस्कस हुआ आप लोगों के साथ, जरूरत नहीं डिस्कस करने की, लेकिन दोबारा लिखता हूँ आप लोगों के पास कि हमारे पास कुछ कोड्स कैसे हैं? इनिशिएशन कोडोन है। वेन एवर वी यूज इनिशिएशन कोडोन तो इसका मतलब ये है कि आपने अगस्त के महीने को याद रखना है। तो वेन एवर वी सी AUG अगस्त का महीना तो हमारी आज़ादी शुरू हो गई, हमारी प्रोटेस्ट शुरू हो गई। और अब हम बात करते हैं किसकी? टर्मिनेशन सिग्नल्स की। टर्मिनेशन सिग्नल्स की तो आपको पता है, डिस्कस किया था मैंने आप लोगों के साथ कि हमारे पास टर्मिनेशन सिग्नल्स कितने हैं? वो भी 3 हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज UGA एंड अदर वन इज UAG एंड लास्ट वन इज UAA। तो इनको मैंने काला भी से लिखा है ताकि आपको याद हो कि UGA, UAG एंड UAA आर बेसिकली स्टॉप कोडॉन्स, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए यू गो अवे, मैं आपसे कह रहा हूं कि यू गो अवे, तुम चले जाओ। तो मैं लिख रहा हूं यू आर गॉन, यानी कि तुम जा चुके हो। मैंने आपसे कहा कि तुम चले जाओ और अब तुम जा चुके हो। जब तुम दूर चले जाओगे तो जाहिर है यू आर अवे, अब तुम मेरे से बहुत दूर हो। तो आप इससे भी जा सकते हैं यू गो अवे, यू आर गॉन एंड यू आर अवे। तो इससे भी आप हमारे टर्मिनेशन सिग्नल्स को क्या कर सकते हो या याद रख सकते हो। तो जाहिर है क्या टर्मिनेट हो जाएगी? शायद तुम्हारी याद, अब तुम मेरे पास नहीं होगे तो मुझे तुम्हारी याद आना भी बंद हो जाएगी, मींस प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। लास्ट थिंग इज कि इन पर्टिकुलर सिग्नल्स को UGA, UAG और UAA को हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर ये ना हो तो हमारी तो प्रोटीन रुकने का नाम ही न ले। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि ये वाले कोडोन्स ड्यू टू म्यूटेशन हमारी प्रोटीन के दरमियान में पैदा हो जाते हैं। अगर ये कभी गलती से क्या हो जाएं, चेंज हो जाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर UGG होता तो डेफिनेटली ना आता। अगर मैं G को रिप्लेस कर दूं A के साथ तो वो क्या बन जाएगा? UGA। आई मीन टू से कि आमतौर पे ये वाले मैसेजेस कभी भी मैसेजर आने के दरमियान में नहीं आते, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये मैसेज आने के दरमियान में कहीं आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम इन्हें बोलेंगे कि यू आर नॉनसेंस, बिकॉज कि तुमने प्रोटीन, अच्छी खासी बनती हुई प्रोटीन को रोक दिया है। और उस टाइम पे हम इन्हें 3 डिफरेंट नामों से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम UGA को ओपल के नाम से जानते हैं, यानी कि हम कहेंगे कि जनाब यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस रुक गई है ड्यू टू ओपल स्टॉप सिग्नल, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास UAG आ गया तो हम अंबर साहिबा को याद करेंगे। एम्बर और अंबर जो भी आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। और लास्ट पे जो UAA है इसे हम ओकरा के नाम से जानते हैं, राइट। तो ये 3 डिफरेंट किस्म के नॉन सेंस सिग्नल्स अगर हमारे मैसेज आने के दरम्यान में आएंगे तो हमारी प्रोटीन कभी भी क्या नहीं होगी, मुकम्मल नहीं होगी। इसीलिए हम इन तीनों को इडियट्स और नॉनसेंस सिग्नल्स के नाम से जानते हैं, राइट। तो ये हैं कुछ बातें रिगार्डिंग आवर टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड। लेकिन इसकी मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट्स मूव टू दिस वेरी एनिमेशन।
यस माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस एनिमेशन। यू नो कि हम इन्वॉल्व हैं ट्रांसलेशन में, और ट्रांसलेशन में बेसिकली हम एक ज़बान को दूसरी ज़बान में चेंज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम अगर उर्दू का तर्जमा इंग्लिश में, इंग्लिश का तर्जमा उर्दू में करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू अलिफ और बी इज़ इक्वल टू बे एंड सी इज़ इक्वल टू पे फॉर एग्जांपल। तो इस तरीके से हम डिफरेंट वर्ड्स को डिफरेंट वर्ड के साथ क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो लैंग्वेज है वो है न्यूक्लियोटाइड की, जो कि सिर्फ 4 हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। बिकॉज कि यू नो वेरी वेल हम इस वक्त मैसेंजर आरएनए की बात कर रहे हैं या ट्रांसफर आरएनए की बात कर रहे हैं, और यू नो के इसमें यूरासिल होता है, थाइमीन नहीं होता, राइट? आप लोगों ने बात को ज़रा गौर से सुनना है। हम इस प्रॉब्लम को कि अगर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड देखा जाए तो वो सिर्फ 4 हैं, और अगर अमाइनो एसिड्स की बात की जाए तो वो कितने थे, 20। हाउ वी कैन कॉल और स्पेसिफाई these particular 20 amino acids using just 4 nucleotides। तो इसके my dear students हमारे पास अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 पहलू हैं। एक पहलू है हमारे पास सिंपल मैथमेटिकल अप्रोच, और दूसरी हमारे पास क्या हो सकती है या है डेफिनेटली हमारे पास, दैट इज द बायोकेमिकल अप्रोच और द लैब अप्रोच। हम आपको दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड चलाकर दिखाएंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकती हो। लुक एट दिस। अगर हम ये मैथमेटिकल रूल अप्लाई करते हैं कि एक अमाइनो एसिड के को कॉल करने के लिए एक इस्तेमाल होगा क्या, न्यूक्लियोटाइड, तो आपको पता है कि हमारे पास सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। तो इससे सिर्फ 4 अमाइनो एसिड ही कॉल हो सकते हैं। 16 amino acids will remain uncalled or unassigned with a specific code। हमने क्या किया, हम लोगों ने इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए अपनी बायोकेमिकल लैब का सहारा लिया। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, एक पॉली एडेनिन चेन बनाई, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो जब हम लोगों ने पॉली एडेनिन चेन बनाई तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन ऑब्टेन हुई, it was rich in lysine। You got my point। बात को आपने एनिमेशन में देखा भी कि अगर हम पॉली ए चेन इस्तेमाल करते हैं तो मेरे पास पॉली लाइसिन पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। इट मीन्स सिंपल एडेनिन इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉल व्हाट, लाइसिन। हमने दूसरे स्टेप में क्या किया कि हम लोगों ने पॉली गुआनिन क्या बनाई, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाई। जब हम लोगों ने पॉली गुआनिन चेन बनाई तो उससे हमारे पास पॉलीग्लाइसिन पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, यानी कि जो गुआनिन है वो ग्लाइसिन को कॉल करने के लिए काफ़ी थी। हमने एक तीसरा एक्सपेरिमेंट किया और हम लोगों ने एक पॉली यूरासिल चेन बनाई, लैब में सिंथेसाइज की, और उसको पुट किया इनटू ट्रांसलेशन। तो पता चला कि उससे हमेशा फिनाइल एलानीन की पॉलीपेप्टाइड चेन ही बनती है। और लास्टली हम लोगों ने जब साइटोसिन की चेन को बनाया तो हमें पता चला कि उससे एक पॉलीप्रोलीन चेन बनती है, जैसा कि आप लोगों को इन सारे इन्फॉर्मेशन में मेरे लफ्ज़ के साथ साथ नज़र भी आता रहा। इसका मतलब ये होगा, ओनली एडेनिन कैन कॉल लाइसिन, ओनली गुआनिन कैन कॉल ग्लाइसिन, ओनली यूरासिल कैन कॉल फिनाइलएलानीन एंड ओनली साइटोसिन कैन कॉल प्रोलीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल what nucleotides can call only one type of polypeptides। हम लोगों ने दोबारा मैथमेटिक्स के साथ रुजू किया तो हमें पता चला कि जो मैथमेटिशियंस हैं वो हमें एक और यू कैन से सॉल्यूशन दे रहे हैं, और वो सॉल्यूशन होता है परम्यूटेशन का। परम्यूटेशन का मतलब मेरे पास ये होता है कि हम दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में मिला के डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशंस बनाएं। तो आपने बोर्ड पे देखा था कि अगर हम लोग दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में मिलाते हैं तो इस तरह से हमारे पास 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम मैथमेटिकल अप्रोच को इस्तेमाल करेंगे तो उसके रिजल्ट में अभी भी दो के कॉम्बिनेशन के बावजूद 4 न्यूक्लियोटाइड्स 16
अमाइनो एसिड को कॉल कर सकते हैं। हमारे पास 4 अमाइनो एसिड स्टिल अनकोडेड हैं। हम लोगों ने क्या किया, फिर भी हम लोगों को यकीन नहीं आया और हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चीज़ को टेस्ट किया लैब में जाकर। हम लोगों ने कहा चलिए देखते हैं कि क्या अगर मैं दो का कॉम्बिनेशन बनाऊं तो कोई चेंज आती है हमारी फाइंडिंग के अंदर। तो हमने सबसे पहले एडिनिन और यूरासिल को मिला के एक पॉली डाइन्यूक्लियोटाइड चेन बनाई। Why I use dinucleotide? Because it has got 2 different nucleotides. One of them is adenine, other one is uracil. So look at this: adenine, uracil, adenine, uracil, adenine, uracil, adenine, uracil. आपको याद होगा कि अगर मैंने यूज किया था एडिनिन तो आया था मेरे पास व्हाट, लाइसिन, और जब मैंने यूज किया था यूरासिल तो आया था क्या, फिनाइलएलानिन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा है तो फिर हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि अब हमारे पास चीज बननी चाहिए लाइसिन फिनाइलएलानिन, लाइसिन फिनाइलएलानिन, लाइसिन फिनाइलएलानिन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो चीज हमें ऑब्टेन हुई वो क्या थी, ल्यूसीन और टायरोसिन का कॉम्बिनेशन, ल्यूसीन टायरोसिन, ल्यूसीन टायरोसिन, ल्यूसीन टायरोसिन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी तवक्को के बरअक्स रिजल्ट आ रहा था। अगरचे हमारे पास 2 किस्म के अमाइनो एसिड की चेन्स ही बन रही थी, लेकिन ये वो अमाइनो एसिड नहीं थे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सेम इज द केस जब हम लोगों ने एक और एक्सपेरिमेंट किया और हम लोगों ने गुआनिन साइटोसिन, गुआनिन साइटोसिन, गुआनिन साइटोसिन, गुआनिन साइटोसिन को मिला के एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनाई और उसे हमने पुट किया इनटू ट्रांसलेशन, तो हमें पता चला कि हमारे पास ग्लाइसिन प्रोलीन, ग्लाइसिन प्रोलीन, ग्लाइसिन प्रोलीन की चेन नहीं बनी, बल्कि हमारे पास एलानिन आर्जिनिन, एलानिन आर्जिनिन और एलानिन आर्जिनिन की चेन बन रही है। तो ये हमें साबित हो गया कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक एक पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बन रही, बल्कि कोई और ही सिस्टम था यहाँ पर। हम लोगों ने फिर अगेन परमुटेशन का सहारा लिया, एक मैथमेटिकल अप्रोच का सहारा लिया और उसके बाद हमने 3 न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ के कॉम्बिनेशन बनाना शुरू किए। आपने देखा था लास्ट टाइम भी कि अगर हम 3 डिफरेंट जगहों से लुक एट दिस एंड एट द टॉप एंड देन द राइट, अगर हम इन 3 जगहों से न्यूक्लियोटाइड लेते हैं तो हमारे पास ये पहला कॉम्बिनेशन बनता है। और अगर हम लोग आप लोगों की सहूलत के लिए इन चीज़ों को एनिमेट करते जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डिफरेंट किस्म के ट्रिपलेट कोड्स बनते चले जा रहे हैं। एक स्क्वायर के अंदर आप लोगों को 4 क्या नजर आ रहे हैं, पॉसिबल परमुटेशंस या कॉम्बिनेशंस नजर आ रही हैं। और चूंकि मेरे पास टोटल 16 कंपार्टमेंट्स हैं तो 16 into 4 मेरे पास 64 कॉम्बिनेशंस बन गए हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, नाम जो मेरे पास है लोगों को देने के लिए वो ज़्यादा हैं और जो बच्चे हैं मेरे पास जिनको मैं नाम असाइन करना है वो कम है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। पहले ऐसा नहीं था। अब मेरे पास जो अमाइनो एसिड कॉल होने हैं वो सिर्फ कितने हैं, 20, और जो मेरे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है वो कितने हैं, 64। बाकी आपने डिटेल देखी थी बोर्ड पे कि उनमें से कुछ यू कैन से वर्बलिंग होते हैं, कुछ ओवरलैपिंग होते हैं, कुछ इनिशिएशन कोड बन जाते हैं और कुछ हमारे पास टर्मिनेशन कोडॉन्स बन जाते हैं। लेकिन टाइम टू चेक कि क्या जो कॉम्बिनेशंस हम लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्या वो कॉम्बिनेशन अगर मैं सिंथेसाइज करूँ अपनी लेबोरेटरी के अंदर तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग मेरे पास पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है कि नहीं। तो उसके लिए हमने दोबारा से अब टेस्ट किया AUA और AUA मीन्स AU को। तो आपने देखा कि अगर मैं AU और AU और AU और AU को स्टडी करूं तो इस तरीके से मेरे पास AUA और UAU 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं। कंसिडरिंग कोडोनिस ट्रिपलेट तो मेरे पास 2 डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, AUA और UAU। हमने ये देखा कि जो AUA है वो हमें हमेशा देता है व्हाट, ल्यूसीन, और UAU हमें देता है टायरोसिन। अगर हमारी ये बात ठीक है तो फिर जब हम इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से टेस्ट करेंगे तो हमारे पास आनी चाहिए ल्यूसीन टायरोसिन, ल्यूसीन टायरोसिन, ल्यूसीन टायरोसिन की क्या, एक पॉलीपेप्टाइड चेन। हमने जब इसको पुट किया इनटू टेस्ट, इनटू लेबोरेटरी एनालिसिस, तो हमारा गुमान बिल्कुल ठीक निकला। और इस केस में जो हमारे मैथमेटिशियंस की अप्रोच थी परम्यूटेशन वाली वो भी बिल्कुल ठीक निकली और हम लोगों ने इस तरीके से अपनी इस फाइंडिंग के ऊपर एक मुहर सब्त कर दी कि यस, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। आई होप कि इन सारी एनिमेशंस को देखने के बाद आप लोगों को इस बात का गुमान हो गया होगा
कि हम मैथमेटिकल और बायोकेमिकल या लैब अप्रोचेस इस्तेमाल करते हैं टू रीच टू सर्टन कंक्लूजन, दीज आर नॉट जस्ट कॉक एंड बुल स्टोरीज, दीज आर द फैक्ट्स। अल्लाह ताला आप लोगों को इन फैक्ट्स को समझने की फ़हम अता फरमाए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें, अपने पेरेंट्स के लिए भी दुआ करें, और इस दुआ के साथ कि आप अपनी मंजिल को पाने में ज़रूर कामयाब हों। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफ़िज़।